नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो देखते हैं विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो भारत में शासन चल रहा था। भारत में शासन, और इसमें हमारा जो टॉपिक था भारत में शासन, हमारी इकाई है, इसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे भाई? राष्ट्रपति। और इस राष्ट्रपति के टॉपिक में हम आगे देखेंगे। अब तो अभी हमारा जो टॉपिक था इसमें हमारा निर्वाचन, योग्यताएं, ठीक है, निर्वाचन की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, वेतन, भत्ते आदि पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो रहेगा राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला सामान्यकालीन शक्तियां, दूसरी संकटकालीन, या फिर आप कह सकते हैं आपातकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियां या फिर आपातकालीन। तो एक बार हम दोनों को, इनको अलग अलग देखना होगा हमें, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। इसलिए पहले हमें कौन सी देखनी होगी? सामान्यकालीन शक्तियां देखेंगे कि सामान्य काल में राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, और एक बार हम इन दोनों को अलग अलग पार्ट्स में देखना होगा। अक्सर क्वेश्चन भी इनका एक साथ नहीं आता है। 99% इनका क्वेश्चन होता है राष्ट्रपति की शक्तियां, या तो कोई शक्तियां में से शक्ति दे देगा कि इनके बारे में बताइए, या फिर जैसे आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख करवा लिया, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों को समझाइए। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, तो इनको डिस्क्रिप्टिव लेवल पर समझना होगा। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां, सामान्य काल में, और इनमें सबसे पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका शक्ति। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, इस शक्ति के तहत राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है। राष्ट्रपति मतलब कार्यपालिका शक्ति के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है, जैसे प्रधानमंत्री,
की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह से, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति करता, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के सभी, इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, इसे अक्सर कैग बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। सुनो विद्यार्थियों, एक बार के लिए मैं इन्हीं टॉपिक्स में समझा देता हूँ। मतलब कार्यपालिका शक्ति के तहत राष्ट्रपति विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करता है, ठीक है। एक चीज, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य जो भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश है फिर या फिर अन्य न्यायाधीश हैं, उन सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसके पास देश की आय व्यय का ब्यौरा मतलब डाटा रहती है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा हम यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के तहत विभिन्न पदों पर नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह विभिन्न पदों की पदच्युति का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा वह विभिन्न पदों की पदच्युति का अधिकार भी रखता है। पदच्युति का मतलब पद से हटाना, मतलब हटा भी सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, या फिर संघ लोक सेवा आयोग, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है ये, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऐसे पद हैं जिन पर राष्ट्रपति नियुक्ति भी कर सकता है और उनको पद से हटा भी सकता है। दोनों ही काम है, नियुक्ति भी कर सकता है और हटा भी सकता है। लेकिन विद्यार्थियों जानकारी के लिए बता दूं मैं, जैसे प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकता राष्ट्रपति, या फिर अभी मैंने आपको बताया था कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको भी नहीं हटा सकता, नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीश, अब न्यायाधीश में और लोग हैं, चाहे वो मुख्य है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय का है, चाहे उच्च न्यायालय का है, चाहे अन्य न्यायाधीश हैं। ये ऐसे पद है, जैसे प्रधानमंत्री का तो अलग है, ये तो लोकतांत्रिक पद है,
ठीक है, इसको तो 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हम। ठीक है, लोकसभा में बहुमत नहीं होगा या विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगा तो खुद ही हट जाएंगे, इस्तीफा देना पड़ता है, इसमें तो उनकी कोई जरूरत ही नहीं है राष्ट्रपति का हटाने की। ठीक है, ये पद ऐसे पद हैं जो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है, हटा नहीं सकता। कि सर फिर इनके हटाने की प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई थी, समझाऊंगा आगे टॉपिक में जब आएगी तो मैं समझाऊंगा आपको। क्या भाई, महाभियोग, महाभियोग द्वारा ही ये पद से हटाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो 2 चीजें पढ़ लिया हमने, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति के तहत कौन कौन सी, नियुक्ति की शक्ति और पदच्युति की शक्ति। इसके बाद आगे देखेंगे राष्ट्रपति के पास, वैसे लिख देता हूं, वाक्य लिख देता हूं, राष्ट्रपति के पास शासन संचालन से संबंधित, शासन संचालन से संबंधित सभी शक्तियां होती हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, शासन संचालन की अगर हम बात करें तो ये अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति ही इस सिस्टम को संभालता है, चलाता है। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। अगला है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित शक्ति, कहने का मतलब क्या है, विदेशों से संबंधित, वैदेशिक यानी विदेशों से। तो विद्यार्थियों एक चीज तो मैं ये बता दूं आपको, विदेशों में जो राजदूत होते हैं, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित होते हैं, प्रत्येक देश में भारत के राजदूत हैं। इन राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। एक चीज तो ये होगी, मतलब ये वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित है। विदेशों से सभी समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। मतलब विदेशों से जितने भी समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो समझौते अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, इससे पहले नहीं। तो एक चीज ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कार्यपालिका शक्ति में देखते हैं हम। सैनिक क्षेत्र से संबंधित शक्ति, सैनिक क्षेत्र, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन सभी का सेनापति सुप्रीम कमांडर होता है। इसके अलावा परंतु
की घोषणा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे संसद व प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ती है। मतलब वो मनमर्जी से कोई युद्ध की घोषणा नहीं कर सकते कि साहब फला देश से युद्ध कर दिया जाए। उनको पहले संसद से प्रस्ताव लिया जाएगा और दूसरा प्राइम मिनिस्टर, इन सब की स्वीकृति या सहमति के बाद ही राष्ट्रपति ऐसा डिसीजन करते हैं, ऐसा फैसला करते हैं। तो ये आपके सामने कार्यपालिका शक्ति कंप्लीट हो गई है। अब इनको एक बार मैं पॉइंट्स में दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति में नियुक्तियां, ठीक है, ऐसे ना लिख करके अपने से लिखते हैं विभिन्न नियुक्तियां, है ना। विभिन्न नियुक्तियां पदच्युति, शासन संचालन, से संबंधित शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र की शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र से संबंधी शक्ति, पांचवा वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित शक्ति, और पांचवा हो गया आपका सैनिक शक्ति, सैनिक क्षेत्र की शक्ति। सैनिक क्षेत्र की शक्तियां, ये 5 शक्ति हो गई। नियुक्तियों से संबंधित शक्ति कार्यपालिका शक्ति में आती है, पदच्युति की शक्ति से में आती है, शासन संचालन, वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित शक्ति और सैनिक क्षेत्र से संबंधित शक्ति। तो विद्यार्थियों, ये राष्ट्रपति की एक शक्ति कंप्लीट हो गई। विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की ये दूसरी शक्ति होती है। कौन सी? विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति द्वारा ही संसद के सत्र आहूत का मतलब होता है शुरू, वह अवसान मतलब समाप्त किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा ही संसद, विधायी शक्ति में पढ़ रहे हैं हम, कार्यपालिका शक्ति कंप्लीट हो गई। राष्ट्रपति द्वारा ही संसद के सत्र आहूत, शुरू और अवसान समाप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की प्रथम बैठक, लोकसभा जब भी नियुक्त होकर आती है ना, उसकी प्रथम बैठक में अभिभाषण, मतलब राष्ट्रपति का अभिभाषण
राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की प्रथम बैठक में अभिभाषण द्वारा कार्यवाही शुरू की जाती है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही कार्यवाही शुरू होती है। वर्ष के अंत में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। दो तीन चीजें हुई। राष्ट्रपति द्वारा ही संसद के सत्र अवसान किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ही लोकसभा की प्रथम बैठक, जब भी लोकसभा चुनकर आती है उसकी पहली बैठक में अभिभाषण राष्ट्रपति का ही होता है। वर्ष के अंत में भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। विधायी क्षेत्र का संपूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। दो चीजें हो गई। विधायी क्षेत्र का संपूर्ण प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता, मतलब कानून नहीं बन सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत संसद में सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत क्या करता है? संसद सदस्यों को मनोनीत करता है, जिसमें लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय तथा राज्यसभा में 12 विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ठीक है, होते हैं। तो ऐसे 2 + 12 14 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास संसद में, और उसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है,
राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होते हैं, जिसमें अध्यादेश प्रमुख है। इसमें क्या प्रमुख है? अध्यादेश प्रमुख है। अध्यादेश का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। किसमें किया गया भाई? अनुच्छेद 123 में किया गया है। सर अध्यादेश क्या होता है? अब एक चीज समझ में आ रही होगी आपके कि सर अध्यादेश होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहीं आपको पास में ही अध्यादेश समझा देता हूं। अध्यादेश और जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 123 में। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तथा राष्ट्रहित को देखते हुए कानून बनाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति इस शक्ति के तहत छह माह के लिए, समझो क्या कर रहा है, 6 माह के लिए कानून बना कर लागू कर सकता है। देखो समझो क्या कर रहा है, अध्यादेश अनुच्छेद 123, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा भाई? ये संसद का सत्र चल रहा है तो दोनों सदनों में पेश हो जाएगा ना, लोकसभा राज्यसभा जो भी है पेश हो जाएगा, कानून बन जाएगा। लेकिन मान लो संसद का सत्र नहीं चल रहा और राष्ट्रहित को देखते हुए कानून बनाना आवश्यक हो गया। सर ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति के तहत, कौन शक्ति? अध्यादेशी शक्ति के तहत 6 माह के लिए, कितने दिन के लिए भाई? 6 माह के लिए कानून बनाकर लागू कर सकता है। परंतु सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद स्वीकृति मिलनी चाहिए, दूसरी चीज क्या बताई कि परंतु सत्र मतलब संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह, सत्र शुरू हो गया 6 सप्ताह नहीं गुजरने चाहिए, भीतर इसे संसद स्वीकृति मिलनी चाहिए। अन्यथा अगर स्वीकृति नहीं मिली ना, अन्यथा स्वतः ही निरस्त हो जाता है, चलो साहब दोबारा समझा देता हूं। अध्यादेश एक बार फिर समझ लो, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है।
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, संसद का सत्र चलेगा तो सत्र में ही कानून बन जाएगा। संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, राष्ट्रपति को देखते हुए राष्ट्रहित को देखते हुए कानून बनाना आवश्यक हो, तो देश के हित जुड़े हों, व्यक्ति विशेष के नहीं, राष्ट्रहित। राष्ट्रपति इस शक्ति के तहत, कौन शक्ति के तहत? अध्यादेश की शक्ति के तहत 6 माह के लिए कानून बनाकर लागू कर सकता है। कानून बना करके क्या कर सकता है? उसे लागू कर सकता है, परंतु सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर। लेकिन इसमें एक शर्त जुड़ी हुई है, जैसे ही सत्र शुरू हो गया, सत्र शुरू होते ही 6 सप्ताह के भीतर इस पर क्या होना चाहिए? मंथन होना चाहिए। और मंथन जैसे ही होगा, अगर ये दोनों सत्रों से स्वीकृति मिल गई तो ठीक है, अन्यथा स्वतः ही निरस्त समझा जाता है। ऐसी ये आपकी कौन शक्ति हो गई? विधायी शक्ति हो गई। तो विद्यार्थियों, आज के लिए केवल हमारी 2 शक्तियां ही हैं। अक्सर क्वेश्चन भी ऐसे निकलते हैं, 2 शक्ति, राष्ट्रपति की इन 2 शक्तियों के बारे में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट शक्ति के बारे में हम फिर देखते हैं।